ना हमें समझ तो आ जाता है, लेकिन आप ऐसा करिए उसका शॉर्टकट बना के हमें बताया करिए। तो शॉर्टकट मैंने आपको बना दिया। तो शॉर्टकट कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन का मैंने बनाया। 3 प्रोसेस से हीट ट्रांसफर होती है। तो इसका एक याद रखने का आपको तरीका है, कुड कैट्स रीड। ठीक है, कुड कैट्स रीड जो है ये वर्ड आपने याद रखना है। कुड का मीनिंग कंडक्शन, कैट्स का मीनिंग कन्वेक्शन, रीड का मीनिंग रेडिएशन। तो कुड जो है मीनिंग कॉन्टैक्ट से, सी फॉर कन्वेक्शन जो है वो करंट ऑफ द लिक्विड से फैलता है, और रेडिएशन जो है उसके लिए सनलाइट जैसा सोर्स चाहिए, मीनिंग विदाउट एनी कॉन्टैक्ट। तो अगर आप हिंदी मीडियम हो तो आपको याद रखने के लिए मैंने एक सीसीआर वर्ड याद रखने के लिए बोला, सीसीआर, शू चल रोशनी। तो शू मीनिंग किसी चीज को टच करने पर हमें हीट ट्रांसफर होगी, दैट इज कंडक्शन। डायरेक्ट कंटेक्ट चाहिए, कढ़ाई को आप आग के ऊपर रखोगे, डायरेक्ट कंटेक्ट में रखोगे तो वो उसमें हीट आ जाएगी। चल मीनिंग उसमें द्रव या गैस चलते हैं, कन्वेक्शन होती है वहां पर। रोशनी मीनिंग सिर्फ लाइट से हमें हीट मिलेगी, बिना माध्यम के लाइट मिलेगी। तो ये जैसे रोशनी का हमने एक एग्जांपल दिया, तो यहाँ से आप इसको मेनोमिक्स को याद रखिएगा, तो इससे आपको इजिली याद रह जाएगा। अब बेटा यहाँ पर ना एक कंटेनर है जो हमारे पास होना है ना, हमने रखा, पाइपन रखा हुआ है ना। तो इसमें हमने देखना है कि क्या तीनों प्रोसेस जो है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, तीनों ही चीजें इसमें देखने को मिलेंगी हमें। ठीक है, यस, इसमें तीनों चीजें हमें देखने को मिलेगी। देखिए कैसे। अब देखिए कंडक्शन कैसे हो रही है, हमने एक मेटल का कंटेनर देखा है, मेटल का कंटेनर जो है, अब इसमें हमने डाला हुआ पानी। ठीक है जी। तो फ्लेम हीट्स द बॉटम, अब जो इससे नीचे आग जला रखी है, गैस जला रखी है, उससे क्या है कि मेटल हीट अप हो रही है। तो हीट जो है वो सॉलिड से किसमें ट्रांसफर हो रही है, वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसफर हो रही है, पूरा का पूरा भगोना गर्म हो रहा है। तो यहां से हमें क्लियर हो गया, धातु के बर्तन में नीचे से ऊपर तक ऊष्मा फैलती है, बर्तन के कण पास पास होते हैं, इसलिए ऊष्मा एक से दूसरे कण में जाती है। तो ये कंडक्शन की बेस्ट एग्जांपल होगी। ये मेटल का कंटेनर है, तो एक पार्टिकल अपनी हीट दूसरी पार्टिकल को दे रही है, ऐसे सोन ऐसा चलता जा रहा है, और पूरे का पूरा भगोना जो है वो गर्म हो गया, फ्राई पैन गर्म हो गया। अब कन्वेक्शन देखेंगे, कन्वेक्शन मीनिंग एक पार्टिकल जो है वो ऊपर को मूव कर रही है, फिर उसकी जगह पर ठंडी पार्टिकल है। ऑब्वियसली हमने इसके अंदर क्या ले रखा है, पानी। पानी क्या था, ठंडा। लेकिन जैसे ही सरफेस के ऊपर, यहाँ पर नीचे वाला ना बॉटम में है ना, जैसे पानी इस कंटेनर के कांटेक्ट में आएगा वो गर्म होगा, गर्म होकर वो जाएगा ऊपर। वही पोटेशियम परमैंगनेट वाला एक्सपेरिमेंट याद कर लीजिए, वो जाएगा ऊपर, ऊपर जाकर वो ऊपर को जाएगा, उसकी जगह पर आ जाएगा ठंडा पानी। तो धीरे धीरे ये पार्टिकल ऊपर की तरह यहाँ पर एक करंट बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा, तो ये धीरे धीरे पानी गर्म होता जा रहा है। तो पानी के गर्म कण ऊपर उठते हैं और ठंडे नीचे आते हैं, इस गति से पूरे पानी में ऊष्मा फैलती है। तो इस प्रोसेस से लगातार धीरे धीरे क्या होगा, सर्कल से पूरी का पूरा पानी गर्म हो जाएगा। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल किसी की, यहाँ पर कन्वेक्शन भी हो रहा है। अब उसके बाद है तीसरी एग्जांपल हमारे पास, रेडिएशन। अब आपने कुछ नहीं करना, आप इसके पास थोड़ा सा हाथ लेकर जाइए, यहाँ तक, दूर बिल्कुल टच नहीं करना, यहाँ तक आप हाथ लेकर जाओगे तो आपको, इसको गैस को बंद कर दीजिए, तो आपको पानी की गर्मी यहाँ तक, जो भगोने की गर्मी है, फ्राई पैन की गर्मी, यहाँ पर हाथ रखने से दूर रखने पर भी महसूस होगी। तो वो क्या है, दैट इज रेडिएशन। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है, बर्तन और आग से निकलती गर्मी आप बिना छुए उसको महसूस कर रहे हो। तो ठीक है, द हीट ऑफ फ्राई पैन दैट इज ऑलरेडी बीन हीटेड, वो आपको दूर से महसूस हो रही है। तो वहां से हमें क्या क्लियर हो गया कि यहाँ पर रेडिएशन। तो इसका मीनिंग, जब आप किसी चीज को फ्राई पैन के ऊपर गर्म करते हो तो वहां पर साइंस होती है, रिमेंबर। ओके, चलते हम। तो स्टूडेंट्स आगे एक इंटरेस्टिंग फैसिनेटिंग फैक्ट है हमारे पास। वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, वन ऑफ द, हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड द बुखारी। एक बुखारी जो है वो ट्रेडिशनल हिमालयन रूम हीटर है, ये मैंने पहले क्लियर कर दिया। अब ये, इसमें तीनों चीजें हमें दिखाई देंगी, दैट इज द कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ठीक है जी। तो फैसिनेटिंग फैक्ट है, इसमें तीनों चीजें दिखाई देती है। ये है बुखारी। तो बुखारी जो है टोटली आयरन से बनी होती है। तो इसमें एक चिमनी है, यहाँ पर आग जलाते हैं, यहाँ पर एक सरफेस है जिसके ऊपर हम कोई भी चीज गर्म करने के लिए रख सकते हैं, कोई भी सब्सटेंस गर्म करने के लिए रख सकते हैं। तो बुखारी एक ट्रेडिशनल आयरन स्टोव है। ओल्ड, जो जितने भी ठंडी जगह है वहां पर ये दिखाई दे जाती है आपको। अपर कश्मीर रीजन, नॉर्थ ईस्ट जो है हमारी स्टेट्स, वहां पर दिखाई देगी। तो ये यहाँ पर हम इसमें जलाते हैं आग, यहाँ से प्रोड्यूस होती है हीट, और यहाँ पर जो धुआं निकलता है वो सारा का सारा चिमनी के थ्रू निकल जाता है बाहर। इट फ्लैट टॉप, और यहाँ पर ये जो फ्लैट टॉप है, यहाँ पर इसको हम यूज करते हैं कुकिंग के लिए। अब कैसे यहाँ पर तीनों प्रोसेस हमें, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन देखने को मिलते हैं, ये हम देखेंगे। कंडक्शन कैसे होता है, हमने आयरन की, क्योंकि मैंने बोल दिया कि ये आयरन की सरफेस है। अब आयरन की सरफेस जो है ये हीट हो गई, क्योंकि नीचे आग जला रखी है। तो ये, इसके ऊपर हम डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में कोई भी कैटल या लोहे का बर्तन रख देते हैं, तो सीधी कंडक्शन होती है, पार्टिकल टू पार्टिकल हीट प्रोड्यूस यहाँ पर पहुंच जाती है, और ये चीज गर्म हो जाती है, ये वस्तु जो है गर्म हो जाती है, और इसको हम इंजॉय करते हैं, गर्म कोई भी चीज को करके एंजॉय करते हैं। तो आगे आता है कन्वेक्शन। अब कन्वेक्शन में क्या रहेगा जी, कन्वेक्शन में क्या रहेगा कि जहां से जो, ये जो लोहे का पीस है ये गर्म होगा, ये वाली जगह गर्म होगी, चिमनी भी गर्म होगी, तो इसकी हीट से क्या है कि रूम जो है ना, ठंडा रूम जो है गर्म हो जाएगा।
हॉट एयर जो है राइजेस फ्रॉम द बुखारी एंड कूल एयर टेक्स इट्स प्लेस। तो धीरे धीरे क्या है कि पूरे का पूरा घर जो है, रूम जहां पर ये बुखारी रख रखी होती है, वहां पर वो गर्म हो जाती है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ द कन्वेक्शन करंट। गर्म हवा ऊपर को जाती है, ठंडी हवा उसकी जगह लेती है और धीरे धीरे पूरे रूम की हवा गर्म हो जाती है। और तीसरी बात आ जाती है हमारे पास रेडिएशन। रेडिएशन जो है, जैसे आप इसके थोड़ा सा हाथ पास लेकर जाओगे तो आप, या आग के पास लेकर जाओगे तो आपको ऑब्वियसली गर्मी फील होगी। तो दैट गर्मी इज ड्यू टू, वो जो रेडिएशन है वो दैट इज ड्यू टू रेडिएशन। तो इसका मीनिंग है, इसमें हमें तो कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है, आपको पता है, मैंने क्लियर कर दिया। तो बुखारी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ऑल द थ्री वेज ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट, कि कैसे हीट जो है एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचती है, दैट इज कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। देखिए बेटा, अब हमने ना एक बात सिक्स साइंस में पढ़ी है, सिक्स क्लास की साइंस में, कि सन की जो लाइट होती है वो रेडिएशन से हमारी धरती के ऊपर गिरती है। दैट सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। और इसकी एनर्जी से जितने भी वेट क्लोथ्स हैं वो जल्दी जो है सूख जाते हैं, और हीट से जो है इवेपोरेशन होती है। ये बात हमें सभी को क्लियर है। और इसी हीट से क्या है कि इवेपोरेशन होता है कहाँ से, जो आसपास वाटर बॉडीज हैं, जैसे ओशंस हैं, लेक्स हैं, तालाब है, पोखर है, वहां से वाटर इवेपोरेट होता है। जो यहाँ पर ये देखिए इवेपोरेशन हो रही है, इवेपोरेशन होकर वाटर ऊपर को जा रहा है। और ये जो फिनोमिना है ना, कि वाटर जो है ऊपर को जाता है, फिर से ऊपर जाकर वो बादलों में कन्वर्ट होता है, बादलों में कन्वर्ट होकर फिर से धरती के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ रेन, जहाँ स्नो गिरता है, जहाँ ओलों के रूप में गिरता है, तो इसको हम कह देते हैं दैट इज अ वाटर साइकिल। अब इसको हम डिटेल में करेंगे। अब डिटेल में क्या है कि वाटर साइकिल को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वाटर जो है थ्री स्टेट्स में मिलता है, तीन अवस्थाओं में मिलता है। सबसे पहले लिक्विड द्रव्य, सॉलिड ठोस और गैस। ये तो आपको पता है कि अब लिक्विड फॉर्म में कहाँ मिलेगा, जितने भी तालाब हैं, ओशन है, नदियां हैं, लेक्स हैं, सभी में मिलेगा। सॉलिड फॉर्म में कहाँ मिलेगा, इन द फॉर्म ऑफ स्नो। कहाँ पर, आइस की शीट्स बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर है, ग्लेशियर्स में। गैस के रूप में कहाँ मिलेगा, वाटर वेपर्स, दैट इज कहाँ पर मौजूद है वाटर वेपर्स, हवा में है, बादलों में है, वो सारे के सारे वाटर वेपर्स हैं। अब इसके बाद समर में क्या रहता है, समर में सनलाइट से क्या होता है कि जितने भी पहाड़ों के ऊपर बर्फ है वो पिघल जाती है, उसके ऊपर जो शीट्स हैं बड़ी बड़ी वो पिघल जाती हैं, ग्लेशियर्स पिघलते हैं, उसका पानी जो है वो कहाँ आता है, वो पानी नदियों में जाता है, नदियों से पानी फिर हमारे डैम्स में भरता है, एंड सो ऑन, फिर से इवेपोरेशन होती है। और फिर से जब बारिश जो है, बारिश पड़ती है, जहाँ फिर स्नो पड़ती है, तो फिर से पहाड़ जो है वो रिचार्ज हो जाते हैं आइस से। अब ओशन से जो पानी है वो फिर से इवेपोरेट होता है, इवेपोरेट होने के बाद वो फिर से उसके बादल बनते हैं। अब बादल बनते हैं तो बादल फिर से कंडेंस हो जाते हैं, ठंडा होता है पानी, और फिर से वो रेन, स्नो और हेल के रूप में धरती पर गिरता है। तो इसका मीनिंग सिंपल सी बात होगी कि ये वाटर साइकिल क्या रहेगा, कि ये एक एंटायर प्रोसेस है, कौन सा, वेयर वाटर कीप्स मूविंग एज अप एज अ वेपर्स, जिसमें पानी वेपर्स के रूप में ऊपर जाता है, एंड कम्स डाउन एज रेन, और पानी जो है बारिश के रूप में नीचे आता है, देन गोज इनटू द सॉइल और वाटर बॉडीज, और उसके बाद वो पानी में चला जाता है, जब वाटर बॉडीज झीलों में, समंदर में, नदियों में फिर से चला जाता है। ये प्रोसेस वाटर की इवेपोरेशन और उसका फिर से वापस आना धरती पर, इस सारे प्रोसेस को हम वाटर साइकिल कहते हैं। वाटर साइकिल तीन चीजों में जो है हेल्प करता है हमारी। एक तो रीयूजिंग एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करेगा। रिप्लेनिशिंग, रिप्लेनिशिंग क्या होता है, पुनः उसको भर देना, जो भी हमारे रिवर्स वगैरह हैं, लेक्स हैं, सूख जाती हैं जब गर्मियों में, उसको फिर से ये भर देता है। और उसके बाद कंजर्विंग, जल संरक्षण में भी ये जल चक्र जो है हेल्प करता है। अब इसमें मेन टर्म्स जो है, जो आपको मेजर की पॉइंट्स याद रखने हैं, सबसे पहला की पॉइंट है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है, इसमें बाष्पीकरण कहते हैं उसको। बाष्पीकरण में क्या रहता है कि प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग इनटू वेपर्स ड्यू टू हीट। अब हीट, सन की हीट से जो वाटर है वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या है, इसको बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इसमें क्या रहेगा कि वाटर जो है वो प्लांट्स जो हैं उसकी कहीं भी नेक पार्ट से, स्टेम से या लीफ से वाटर वेपर्स के रूप में निकलता है, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। कॉन्डेंसेशन क्या रहेगा, कॉन्डेंसेशन में क्या है कि अब वाटर तो रिलीज हो गया, अब मैंने बोला था कि वाटर गैस ही है ना, तो वाटर गैस है तो ये लाइटर होगा, तो ये धीरे धीरे लाइटर वाटर जो है गर्म स्टीम के रूप में, जब वेपर्स के रूप में ये सीधा ऊपर को चला जाएगा। ये ऊपर आसमान में जब जाएगा तो ये बादलों का रूप ले लेगा। तो बादलों का रूप लेने से पहले हम कहेंगे कि ये कॉन्डेंसेशन हो गई इसकी। तो द प्रोसेस ऑफ वाटर वेपर्स कूलिंग एंड टर्निंग इनटू ड्रॉपलेट्स। और उसके बाद होती है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मीनिंग होता है वाटर जब कूल डाउन हो गया, बादलों का रूप ले लिया उसने, तो बादल ज्यादा देर तक पानी को नहीं संभाल पाते, तो पानी फिर से जो है धरती पर गिरा इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो या हेल। हेल जो होते हैं, ओले जो, इसको हम कह देते हैं, तो उनके रूप में जब धरती पर गिरा तो हमने बोल दिया उसको प्रेसिपिटेशन हो गया। अब ये पूरे प्रोसेस में ये चारों की चारों चीजें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो वाटर साइकिल क्या है, फिर से मैं बताऊंगा, द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस टू द एयर। तो ये कंटिन्यूस मूवमेंट है वाटर की, कहां से, एयर, एयर से, सॉरी सरफेस से एयर पर,
और एयर से बैक इनटू द फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन धरती पर, तो इसको हम कह देंगे वाटर साइकिल। तो पानी इवेपोरेट हुआ, इवेपोरेट होकर बादल बने, बादलों से फिर से बारिश ओलों के रूप में और बर्फ के रूप में नीचे गिरा, और फिर से वो पानी जो है धरती पर आया, फिर से इवेपोरेट हुआ। इस सारे प्रोसेस को हमने बोल दिया वाटर साइकिल। तो ये रहा हमारे पास। आपने इसके लिए शॉर्टकट याद रखना है कि शॉर्टकट वाटर साइकिल क्या है। ईट कोल्ड पिज्जा केयरफुली। ईट का मीनिंग ई फॉर इवेपोरेशन, सी फॉर कंडेंसेशन, पी फॉर द प्रेसिपिटेशन एंड सी फॉर द कलेक्शन। तो इसको आपने याद रखना है। तो इसके आगे हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है नो और साइंटिस्ट। अब हमारे पास एक साइंटिस्ट रहे हैं ब्राह्महिर। ब्राह्महिर जो है वो एक खगोल शास्त्री थे, एस्ट्रोनॉमर थे। उन्होंने वो उज्जैन में पैदा हुए, मध्य प्रदेश में, और इसलिए वो पॉपुलर थे क्योंकि उन्होंने बृहद संहिता नाम की एक बुक लिखी थी। वो इतना रिच थे अपने काम में, अपनी साइंस में, कि वो बादलों के कैसे बनेंगे, विंड का पैटर्न क्या रहेगा, हवा का पैटर्न, बादलों का पैटर्न, चांद और तारों की पोजीशन क्या है, उन्हीं को देखकर वो बता सकते थे कि बारिश कब होगी, और बारिश का प्रियर वो जो थी भविष्यवाणी कर देते थे। तो ये बेटा हमारे पास वाटर साइकिल जो मैंने बना रखा है, इसको आप ध्यान से देखिए। ये देखिए, ये हमारे पास जोहड़ है, तालाब हैं, जो हमारे पास लेक्स हैं, समंदर भी हो सकता है। तो यहाँ से वाटर इवेपोरेट हो रहा है। ये देखिए, इवेपोरेशन फ्रॉम ओशन, लेक्स एंड स्ट्रीम। तो ये पानी कहाँ जाएगा, ये ऊपर जाएगा। ऊपर जाकर क्या होगा, कंडेंसेशन होगी इसकी। ये पानी जो है धीरे धीरे बादलों में कन्वर्ट हो जाएगा। इवेपोरेट हो रहा है जहाँ से सोलर लाइट के कारण, सन की जो रोशनी है, गर्मी है, उसके कारण ये इवेपोरेट होगा। तो लेट अस सी दिस वीडियो। तो ये देखिए, धीरे धीरे बादलों का रूप इसने धारण कर लिया। अब ये बादलों का रूप जब धारण कर लिया, तो इसने ये कैसे गिरा, इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो, ये जहेज के रूप में गिरा इन पहाड़ों के ऊपर। इसको हमने बोल दिया प्रेसिपिटेशन। पहले क्या हुआ, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, और उसके बाद पानी जो था वो नीचे सरफेस के ऊपर, रन ऑफ के ऊपर आ गया। ये पानी जो है ग्राउंड में चला गया, या फिर ये हमने स्टोर कर लिया, या ये फिर से तालाबों में, जोहड़ में, नदियों में फिर से चला गया। दिस इज कॉल्ड द वाटर साइकिल। अब आगे क्वेश्चन है कि हमारे पास कि सीपेज ऑफ वाटर बीनेथ द अर्थ, अब धरती के अंदर जो पानी है वो कहाँ से पहुंचा। तो आप देखिए कि पानी लोग कहाँ से लेते हैं, वेल से लेते हैं, हैंडपंप से पानी लेते हैं। तो वो ग्राउंड के अंदर कहाँ से चला गया, वो सारा का सारा पानी कहाँ से गया, वो रिस के जमीन के अंदर गया है। लेकिन वो रिसने का एक प्रोसेस है, ठीक है, वो सीपेज कहते हैं हम, वाटर की सीपेज है, वो कैसे हुई। तो ये लड़की का यही क्वेश्चन है कि पानी जो है सीपेज होकर नीचे कैसे जाता है। तो वो अभी हम एक एक्सपेरिमेंट से करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट क्या है बेटा, हमने 3 बॉटल लेनी है, उनको आधा आधा काट लेना है, ऐसे उल्टा करके रखना है, उनके ढक्कन में छेद कर लेने हैं, स्टैंड के ऊपर रख लेना है, उनके नीचे 3 बीकर रख लेने हैं। अब यही बात जो है यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन की है कि आपको क्या करना है। हमारे पास एक एक्टिविटी है 7.4.1 सीपेज ऑफ वाटर बीनीथ द अर्थ। तो एक्टिविटी है दैट इज 7.5 इन्वेस्टिगेटिंग वाटर सीपेज। तो हमने इन्वेस्टिगेट करना है किसको, वाटर सीपेज को, जल रिसाव को हमने इन्वेस्टिगेट करना है। अब इसमें क्या रहेगा, टेक 3 ट्रांसपेरेंट यूज प्लास्टिक बॉटल, वो मैंने आपको बता दिया कि उसको कैसे लगाना है, वो आपने आगे देख लिया। तो उसको ढक्कन जो है उसमें तीनों में फिल क्या करना है, बस ये याद रखिएगा। एक में आपने चिकनी मिट्टी जो है, बढ़िया वाली मिट्टी जो है उसके अंदर डालनी है, दूसरे में आपने रेत डालनी है, तीसरे में बड़े बड़े कंकड़ के कण डालने हैं। अब इसमें आपने कंकड़ बजरी जिसको हम कहते हैं वो डाल दिया। अब तीनों में पानी डाल देना है। अब आप ऑब्जर्व करोगे कि तीनों में पानी के फ्लो का रेट क्या है। आप देखोगे सबसे फास्ट किस में जा रहा है पानी, जो ग्रेवल है उसमें पानी सबसे तेज जाएगा और नीचे ढक्कन से निकलकर बीकर में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ये रहा हमारे पास ग्रेवल, इसमें पानी डालोगे तो एकदम से फटाफट जल्दी से फ्लो करके यहाँ पर आ जाएगा। इसका रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर सबसे ज्यादा है। सैंड में पानी डालोगे, अकेली सैंड, उसमें पानी डालोगे तो थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन जो क्ले है उसमें पानी डालोगे तो ये धीरे 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 1 बाय 1 ड्रॉप यहाँ से रिसेगा। तो इसका मीनिंग है सबसे फास्ट ग्रेवल में फ्लो करता है, उससे कम सैंड में, उससे कम क्ले में। अब ये बात तो आपको क्लियर होगी। अब देखिए, कोई भी मिट्टी है, कहीं पर भी आप जहां पर भी आ रहते हो, वहां पर 3 चीजें बहुत हाथ में मिलेंगी, ग्रेवल, सैंड एंड क्ले। मिट्टी में 3 कॉन्स्टिट्यूएंट रहते ही रहते हैं। तो अब इन्हीं में से पानी जो है रिसकर नीचे को जाता है। तो यहां से क्लियर हो गया कि पानी रिसता है नीचे को। अभी हम देखेंगे। तो ये मैंने बता दिया। इसका रिजल्ट क्या निकला, हमारे पास सीपेज का कंपैरिजन कर लिया हमने टेबल 7.5 में। क्ले में बहुत स्लो पानी नीचे को जाता है, सैंड में थोड़ा सा स्लो जाता है, ग्रेवल में बहुत फास्ट जाता है। तो यहाँ से हमें रिजल्ट पता चल गया कि ग्रेवल में सबसे फास्ट पानी नीचे को जाता है। अब इसमें यहाँ से हमने लर्न क्या किया, लर्न हमने ये किया कि वाटर सीपेज जो है ना वो फास्टेस्ट होते हैं ग्रेवल में। क्यों, क्योंकि इसकी पार्टिकल जो है वो मोटी मोटी पार्टिकल और उसके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा है। ये देखिए, ओपन स्पेस बहुत ज्यादा रहेगा इसमें। लेकिन जो मिट्टी और जो क्ले है, क्ले और हमारे पास सैंड है, उसमें वाटर का सीपेज थोड़ा सा बहुत स्लो रहेगा। तो अब डेफिनेशन क्या रहेगी सीपेज की,
द स्लो मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल एंड रॉक्स। तो सॉइल और रॉक से जो चट्टानों में और सॉइल में स्लो मूवमेंट है वाटर की, उसको हम कह देंगे सीपेज। और इनफिल्ट्रेशन क्या है? द प्रोसेस वेयर वाटर एंटर्स द ग्राउंड थ्रू द सॉइल एंड रॉक लेयर्स। तो धीरे धीरे क्या है, यहाँ से वाटर सीपेज होकर रिस कर एक नीचे वाली लेयर में पहुंच जाता है, उसको हम कह देते हैं दैट इज कॉल्ड एज द इनफिल्ट्रेशन। तो इनफिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन का एक भाग है। पानी ऊपर से चला, रेन वाटर धरती पे गिरा, धीरे 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 रिस कर वो धरती के नीचे पहुंच गया, उसी को हम ग्राउंड वाटर कह देते हैं। अब देखिए कहां पर पहुंचा वो, इसी को हम देख लेते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर वाटर यहाँ से एंटर कर रहा है, धीरे 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 रिश्ता हुआ जा रहा है, और रिश्ता हुआ ग्रेवल सॉइल में से रिश्ता हुआ ये नीचे तक पहुंच गया। नीचे कहाँ पहुंचेगा, ये देखिए यहाँ से रिश्ता हुआ आया, और नीचे एक लेयर होती है, वहां पर जाकर ये पानी इकट्ठा हो जाता है, उसको हम कहते हैं एक्वाफायर। अब एक्वाफायर वाला पानी ही हमें जो है वो अवेलेबल रहता है। द प्रोसेस ऑफ वाटर सीपिंग फ्रॉम द सर्फेस इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड एज इनफिल्ट्रेशन। तो पानी जो है सीपेज करके ग्राउंड में जो घुस गया, ग्राउंड तक पहुंच गया, उसको हमने बोल दिया इनफिल्ट्रेशन। वाटर मूव्स फ्रॉम द सॉइल एंड रॉक्स एंड गेट स्टोर्ड इन द एम्प्टी स्पेसेस। अब ये जाकर पहुंचता कहाँ है, पानी को कहीं तो पहुंचना है ना, कहीं तो रुकेगा पानी जाकर। वो कहाँ रुकेगा, वो वहां पर एक लेयर होती है जिसको हम कहते हैं एक्वाफायर्स। एक्वाफायर्स पर जाकर पानी जो है रुक जाता है, वहां पर चट्टानें होती है, वहां पर एक लेयर बना देता है पानी की, और वहां से हम पानी खींच के थ्रू बोरवेल मोटर्स के थ्रू पानी खींच के हम निकाल लेते हैं। वी गेट वाटर फ्रॉम द एक्वाफायर्स बाय डिगिंग वेल। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि एक्वाफायर से हम पानी को निकाल कर हम उसको पी लेते हैं। फिर द वाटर कैन बी जस्ट अ फ्यू मीटर्स और इवन, अब ये डिपेंड करेगा कि पानी जो है वो कितनी गहराई तक पहुंच गया। अभी देखिए हम हर स्टेट में, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जितने भी प्लेन पार्ट्स हैं वहां पर वाटर को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो वाटर को एक्सप्लॉइट करने में पानी और गहरे चला गया है, तो इसका मीनिंग एक्वाफायर्स जो है और नीचे चले गए हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए रेन हो रही है, रेन का पानी इकट्ठा होके जा रहा है, और यहाँ पर वेल का पानी जो है वो हमें अवेलेबल है। तो ये सारा का सारा पानी इनफिल्ट्रेट होता है। ये देखिए पतली पतली नालियां सी बनी हुई ना, जो पानी यहाँ से निकल कर यहाँ से यहाँ पर पहुंच गया। अब मान लीजिए इस जहां से ये पानी जिसके अंदर जा रहा है, यहाँ पर मैं घर बना दूं, जहां यहाँ पर मैं पॉलीथीन लगा दूं, तो फिर क्या होगा, ये पानी नीचे जाएगा? कभी भी नहीं जाएगा। तो इसका मीनिंग यहाँ पर हमने घर बना रखे हैं, जहां पर हमने बिल्डिंग ज्यादा बना रखी है, उस बिल्डिंग ज्यादा बनाने की पॉपुलेशन ज्यादा होने से तभी बिल्डिंग्स बनी है ना भाई। तो जितनी ज्यादा बिल्डिंग ज्यादा बनेगी, ग्राउंड में पानी भी उतना ही कम जाएगा। दूसरी बात है, जितना हम पॉलीथीन ज्यादा यूज करेंगे, उससे क्या है कि पॉलीथीन यहाँ पर ऊपर वाली जगह पर लेयर बना देगा, तो पानी यहाँ से अंदर नहीं जा पाएगा। तो जब पानी अंदर ही नहीं जा पाएगा, तो यहाँ पर एक्वाफायर्स में पानी कम जाएगा। तो एक्वाफायर्स में पानी कम जाएगा, तो ये और ज्यादा डीप 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 हमें जाना पड़ेगा कुआं खोदने के लिए। तो इसलिए हमें पानी की जुडिशियस यूज करनी चाहिए। इसके आगे हमारे पास आ जाता है कि इनफिल्ट्रेशन एंड ग्राउंड वाटर को, इसको हम रिचार्ज कैसे कर सकते हैं, कैसे बचाएं पानी को। तो एक सिंपल सी बात है कि हम ओवर यूज ग्राउंड वाटर की बंद करते हैं, उसको कम यूज करें। अर्बन एरिया जो है वो वहां पर कंक्रीट ज्यादा है, प्लांट्स कम होते हैं, तो प्लांट्स ज्यादा लगाएं। जितने प्लांट्स ज्यादा लगाएंगे, ऑब्वियसली मिट्टी ज्यादा होगी, वहां पर मिट्टी ज्यादा होगी तो मिट्टी में से पानी फिल्टर होकर एक्वाफायर में ज्यादा इकट्ठा होगा। तो दूसरा है पॉलीथीन को हम रिसाइकल करें, पॉलीथीन को ऐसे मत फेंक दें। अब इसमें कंजर्वेशन एक सोल्यूशन क्या है कि जैसे आप देखिए यहाँ पर पानी, इसमें दो सोल्यूशन है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और रिचार्ज पिट्स। ये सब कुछ बेटा आपके सिलेबस में है, मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है। टू सेव ग्राउंड वाटर, सीधी सी बात है, वाटर को संरक्षण कैसे करें, कंजर्वेशन करें, पहली तो बात है ग्राउंड वाटर को सेव करिए। कैसे करिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या करना है आपने, जैसे पानी आया, पूरा छत से पानी इकट्ठा किया, और एक स्टोरेज टैंक में, जमीन के अंदर, जमीन के बाहर, जहां जहां आपको जगह मिली, आपने उसको क्या कर दिया, स्टोर कर लिया। एक तो ये हो गया। एक है कि आपने रेन वाटर जो है वो एक पाइप के थ्रू धरती के अंदर डाल दिया। अब ये धरती के अंदर कैसे डालते हैं, ये सारा का सारा पानी एक मेथड होता है, कुआं होते हैं, उसके थ्रू जो है पानी धरती के अंदर धीरे, मीनिंग सीपेज वाली जगह पर हम खोद देते हैं, वहां से धीरे धीरे पानी सीपेज होकर धरती के अंदर चला जाता है और धरती को रिचार्ज करता है। दीज मेथड्स हेल्प रीफिल एक्वाफायर्स एंड एंश्योर द सस्टेनेबल वाटर सप्लाई। तो इससे क्या होगा, जो एक्वाफायर्स जो है वो क्या हो जाता है, रिचार्ज हो जाते हैं। अब इसके बाद आ जाता है हमारे पास साइंस एंड सोसाइटी, एक हमारा टॉपिक है। साइंस एंड सोसाइटी टॉपिक में हमारे पास लेह लद्दाख में आपको पता है कि दैट इज अ ड्राई डेजर्ट है। तो वहां पर एक मिलता है हमें देखने को आइस स्तूप, हिम स्तूप कह देते हैं उसको। ड्यूरिंग स्प्रिंग इन लद्दाख मैनी स्ट्रीम्स ड्राई अप। अब जब स्प्रिंग सीजन आता है तो वहां पर जितने भी नदी नाले हैं, वो नदियां तो होती नहीं खैर, वहां पर नाले जो है सूख जाते हैं। अब नाले जो है वो मेजर सोर्स है पानी का वहां पर, कॉजिंग वाटर शॉर्टेज, तो वहां पर वाटर की शॉर्टेज होती है। दिस हैपेंस बिकॉज द सन्स हीट इन नॉट स्ट्रॉन्ग टू एनफ टू मेल्ट द स्नो ऑन द माउंटेन। तो बर्फ के ऊपर, अब स्प्रिंग सीजन चल रहा है, धूप इतनी पड़ नहीं रही कि पानी पिघल जाए पहाड़ों का, पानी पिघल, बर्फ पिघलेगी तो तभी पानी आएगा ना। तो इतनी स्ट्रॉन्ग धूप नहीं है कि बर्फ पिघल जाए और पानी मिल जाए। लेकिन पानी जो है वो सन की हीट जो है, लेकिन पानी की शॉर्टेज हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वहां पर नाले सूख गए हैं। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम पीपल हैव क्रिएटेड इनोवेटिव वे। तो लोगों ने एक इनोवेटिव वे बनाया। उन्होंने क्या इनोवेटिव वे बनाया कि वो क्या करते हैं,
वाटर जो है वो विंटर में स्टोर कर लेते हैं। कैसे स्टोर कर लेते हैं? इन द फॉर्म ऑफ स्नो। तो वाटर जो है माउंटेन स्ट्रीम का, वो एक जैसे माउंटेन की स्ट्रीम है जहां से कोई धार आ रही है, जहां से पाइप लगाकर उन्होंने क्या करना है कि यहाँ पर इसको, इसके नीचे से एक स्तूप सा बना देना है, स्ट्रक्चर बना देना है पहाड़ी सी। उसके नीचे से पानी जो है यहाँ तक निकल के यहाँ से आएगा, पानी यहाँ से निकलेगा। अब धीरे धीरे पानी यहाँ से निकलेगा ना, क्योंकि देखो इसका पानी का लेवल अप है, यहाँ का डाउन है, तो यहाँ से आगे पाइप से धीरे धीरे पानी निकलेगा। दिस वाटर इज स्प्रेड इनटू द फ्रीजिंग कोल्ड एयर। और इतनी ठंडी हवा होती है कि यहाँ से ये पानी जो है स्प्रे किया जाता है। अब स्प्रे होने से क्या है, ऑब्वियसली ठंड बहुत ज्यादा है, तो वो स्प्रेड वाटर क्या हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट होना शुरू होता है, वो चेंज होना शुरू हो जाता है किसमें, स्नो में, आइस में। तो वो आइस यहाँ जमनी शुरू हो जाती है, और धीरे धीरे जम के वो इतना बड़ा पहाड़ बना लेती है यहाँ पर, ठीक है, कि वो शंकु का आकार ले लेती है, यानी कौन शेप्ड बन जाती है। अब ये बाद में जब समर सीजन आता है, जहाँ आपका कोई और सीजन आता है जब पानी की कमी होती है, तो यही बर्फ जो है पिघलनी शुरू कर देती है, तो इसी को यूज पिघला के वो यूज कर लेते हैं पानी को अपने लिए। अब आगे है व्हाई इट इज यूजफुल। द आइस टू मेल्ट स्लोली ड्यूरिंग स्प्रिंग, इट प्रोवाइड्स वाटर फॉर द फार्मिंग। तो पानी खेती के लिए यूज होता है यही वाला पानी, और समर में पूरा साल ये यहाँ से हम पानी मिलेगा आइस स्तूप से। तो हिम स्तूप जो है ये कोन शेप्ड आइस स्ट्रक्चर है जो विंटर में बनाया जाता है, जिसमें पानी स्प्रे किया जाता है, स्प्रेड वाटर जो है आइस में कन्वर्ट हो जाता है, और जो धीरे धीरे समर में पिघलेगा और हमारी पानी की जो कमी है उसको दूर करेगा। तो अल्टीमेटली हमने सीखा क्या जी? तो सीखा ये है हमने कि नटशेल ये बात सीखी कि हीट जो है तीन तरीके से ट्रांसफर होती है, दैट इज अ कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन में जो है हॉट पार्ट से कोल्ड पार्ट की ओर हीट मूव करेगी, पार्टिकल मूव नहीं करती, पार्टिकल अपनी हीट किसी दूसरे को देती है, ठीक है, और ये पार्टिकल इसमें कभी मूव नहीं करेगी। सॉलिड में ये बहुत कॉमन है। अच्छे चालक जो है हीट को जल्दी ट्रांसफर करते हैं, जैसे मेटल्स। पुअर कंडक्टर कौन से होते हैं? जो हीट को ट्रांसफर नहीं करते। कन्वेक्शन जो है वो लिक्विड में भी होती है और गैस में भी होती है। ये हमने देखे थे 3 एक्सपेरिमेंट 4 एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है। तो इसी के कारण कन्वेक्शन एयर में होता है, तो इसी के कारण जो है गुब्बारे उड़ते हैं, आपने देखा होगा बैलून उड़ते हैं। इसी के कारण जो है वो चाइनीज बैलून उड़ता है, कन्वेक्शन के कारण ही हवा चलती है। रेडिएशन जो है बिना किसी माध्यम के हमारे तक हीट पहुंच रही है, जैसे सूर्य की हीट हमारे तक पहुंच रही है, तो उसको हम कह देंगे दैट इज अ रेडिएशन। और हमने ये देख लिया कि ट्रांसफर ऑफ हीट जो है इसको हमने कहाँ यूज करते हैं, हाउस के डिजाइन में बहुत जल्दी यूज करते हैं। साइकिल भी हमने पढ़ लिया, वाटर साइकिल। तो इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, इसका मैंने फार्मूला आपको बता दिया। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। इन्फिल्ट्रेशन क्या है कि वाटर जो है धीरे धीरे सीपेज होकर धरती के अंदर जाता है, उसको इन्फिल्ट्रेशन बोलते हैं। या ग्राउंड वाटर इज अवेलेबल टू अस, इसका लेवल नीचे की ओर आ रहा है, हमें वाटर को कंजर्व करना है, और ये कहाँ पर, एक्वाफायर्स में स्टोर रहता है। अंडरग्राउंड लेयर जहाँ पर पानी अवेलेबल रहता है उसको हम एक्वाफायर कहते हैं। तो नटशेल में यही बात बोलूंगा कि थैंक यू। तो प्लीज लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब इट, शेयर इट, मैक्सिमम कमेंट करिए। मैंने एक चीज बात नोट की है कि बेटा आप लोग जब चैनल को देखते हो तो आप इसको रिकमेंड तो करते हो, लेकिन इसको सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब करने पर मैं जब भी आपको वीडियो डालूंगा आपको झट से पता चल जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स, कीप कमेंटिंग एंड कीप गिविंग मी फीडबैक। बहुत जल्दी मैं आपको शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू।